जी तो बडीज, ये ड्रग एडिक्शन विद एंड विदाउट रिहैब का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में जो चीजें हमने कवर की थी वो थी हाउ यू बिकम एन एडिक्ट, माइल्ड से लेकर सिवियर एडिक्शन कैसे होती है और क्यों होती है, कौन लोग ऐसे हैं जो अपने दम पर नशा यानी एडिक्शन छोड़ सकते हैं और कौन लोग ऐसे हैं जिनके लिए रिहैब इज अ मस्ट। इसके अलावा पार्ट 1 में मैंने अपने दम पे बिना किसी रिहैब के नशा छोड़ने की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज बताई थी। अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले पार्ट 1 देख लें ताकि आप पार्ट 2 से ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएं। आज की इस वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके लिए रिहैब एक मस्ट है। आज मैं ड्रग रिकवरी विद रिहैब का ट्रीटमेंट और प्रोसीजर शेयर करूंगी। तो आइए बड़ी करते हैं इस माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और EAP काउंसलर। जी तो सबसे पहले रिमाइंड करा दूं कि कब आपने रिहैब कंसिडर करना है। जब आप 1-2 दिन भी नशे के बगैर नहीं गुजार सकते और अगर आप 1-2 दिन नशा छोड़ते हैं तो आपकी विड्रॉल सिम्टम्स इतनी इंटेंस होती हैं कि हेल्थ रिस्क बन जाता है, जैसे उल्टियां आना, बेहोश होना, झटके लगना, शदीद गुस्सा आना और चीजें तोड़ना फोड़ना। इस चीज को आप मजीद डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 जरूर देखें, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको रिहैब की जरूरत है कि नहीं है। अब सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन अबाउट रिहैब। रिहैब एक हॉस्टल की तरह ही होता है, बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। मतलब खाना पीना, रूम फैसिलिटीज, लॉन्ड्री, ये सब बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक हॉस्टल में होता है। अब उसमें भी हॉस्टल की तरह जितना आप अच्छा पे कर सकते हैं उतनी ही बेहतर रूम और रूम फैसिलिटीज होंगी। उधर AC रूम्स भी होते हैं और लोएस्ट बजट के लिए सिर्फ मैट्रेस वाला रूम भी होता है। हार्श है पर ये ऑब्वियस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से आप रूम अफोर्ड कर सकते हैं। एक बेसिक चीज थी जो मैंने ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में ऑब्जर्व की। नाउ व्हाट हैपेंस इनसाइड अ गुड रिहैब। रिहैब में बाकी यूजुअल स्टाफ यानी ओनर, मैनेजर, कुक, कंपाउंडर, इनके अलावा मेनली ट्रीटमेंट के लिए 2 शख्स होते हैं, एक साइकेट्रिस्ट और दूसरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वो स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले किया जाता है डिटॉक्स। डिटॉक्स फेज यानी बॉडी से तमाम टॉक्सिन निकालना। डिटॉक्स में बॉडी से सारे ड्रग्स साफ किए जाते हैं। इस प्रोसेस में 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक लग सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि कौन सी किस्म की ड्रग ली गई है, कितने अरसे से ली जा रही है, क्या इंटेंसिटी थी, क्या फ्रिक्वेंसी थी, वगैरह वगैरह। इसकी बेस के ऊपर 1 से लेकर 2 हफ्ते तक डिटॉक्स का प्रोसीजर होता है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। आपकी बॉडी में कोई चीजें डालकर टॉक्सिन्स निकाले नहीं जाते, बल्कि खुद ब खुद जब हफ्ता 2 हफ्ता ड्रग नहीं मिलती तो बॉडी खुद तमाम टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, अगर बॉडी खुद ही काम कर रही है तो इसमें डॉक्टर्स का क्या काम। जनाब, साइकेट्रिस्ट का काम तब आता है जब ड्रग्स छोड़ने की वजह से बॉडी में ड्रग्स की क्रेविंग्स और विड्रॉल सिम्टम्स आ रही होती हैं। नशा हफ्ता 2 हफ्ता ना लेने की वजह से डिफरेंट विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाती हैं। किसी को कपकपाहट होती है, किसी को उल्टियां आती हैं, किसी को बॉडी पेन्स होती हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी ड्रग ले रहा था। तो डॉक्टर उन तमाम विड्रॉल सिम्टम्स को मेडिसिन से बेहतर करते हैं ताकि उनको वो उल्टियां या बॉडी पेन्स ना हो और बॉडी बिल्कुल आराम से सारे के सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर सके। फिर जब ये डिटॉक्स फेज खत्म हो जाता है और बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है तो फिर आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम, जो कि स्टेप 2 है, साइको एजुकेशन एंड साइकोथेरेपी। उन्होंने नशा क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, ये मसला कैसे हल होगा, पेशेंट्स के ट्रिगर्स क्या हैं, प्रिवेंशन मेजर क्या ली जाएगी, इन सब को साइकोलॉजिस्ट आपसे सेशन में समझता है। वो आपको भी समझता है और फिर आपको समझाता भी है। साथ ही वो गाइडेंस भी देता है कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपको एडिक्शन कैसे होती है और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। साथ ही साथ एडिक्शन के अलावा अगर आपके कोई और साइकोलॉजिकल मसाइल हैं, जैसे डिप्रेशन हो रहा है, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपको कोई और ट्रिगर है, एग्रेशन इश्यूज हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसकी थेरेपी देता है। फिर होता है जी स्टेप 3, ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी जहां सब एडिक्ट्स अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि वो नशे में कैसे पड़े और क्या हालात हो गए और अब वो किस स्टेज पे हैं, जिससे बाकी तमाम लोग रिलेट कर पाएं और समझ सकें कि वो अकेले नहीं हैं। उस ग्रुप थेरेपी का मतलब मिलजुल कर हील होना है, जो सारे एडिक्ट्स को दूसरे लोगों की एक सपोर्ट देता है। स्टेप 4, फैमिली थेरेपी एंड रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं ड्रग एडिक्शन सेंटर में जो मुकम्मल तौर पर रिकवर तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो घर वापस जाते हैं तो उनका एनवायरनमेंट सेफ बनाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट्स में कुछ ट्रिगर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से वो दोबारा रिलैप्स कर जाते हैं, दोबारा से नशे में पड़ जाते हैं। तो इसलिए रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाना और फिर उस प्लान को फैमिली को और पेशेंट को समझाना जरूरी होता है। रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान डिस्चार्ज से पहले बनाया जाता है। इसमें आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई किए गए ट्रिगर्स डाले जाते हैं कि क्या इस पेशेंट के ट्रिगर्स हैं जिसके बाद ये नशे में दोबारा पड़ सकता है। अगर दोबारा से क्रेविंग्स हो तो क्या कोपिंग स्किल यूज की जा सकती है। अगर अर्जेस आती हैं तो किस बंदे को कॉल करनी है या हेल्प लेनी है। ये सब प्लान पेरेंट्स और पेशेंट दोनों के साथ मिलकर बनाया जाता है और दोनों से शेयर किया जाता है। रिहैब के बाद रिलैप्स होने से रोकना एक बहुत टफ काम है पर बिल्कुल मुमकिन है अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें कि आपके कौन से ट्रिगर्स हैं जो आते हैं तो आपका नशा करने का दिल करता है। जैसे कुछ दोस्त हैं, अगर उनके साथ बैठते हो तो नशे की याद आती है, नशा शुरू कर देते हो। कुछ जगह ये गलियां ऐसी हैं जहां से गुजरते हो तो पुराने नशों की याद आती है, पुराना हाई बॉडी में फील करने की क्रेविंग होती है। उन सब ट्रिगर्स को आपको नशे के साथ साथ छोड़ना होगा। चाहे फिर आप रिहैब से ट्रीट होकर आए हैं या अपने दम पर आपने नशा छोड़ा है, आपने नशे के साथ साथ सारे ट्रिगर्स को भी खत्म करना है, तभी आप रिलैप्स से बच पाएंगे। अब ये तो था प्रोसीजर। पहले साइकियाट्रिस्ट डिटॉक्स करता है, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी और रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान देता है। नाउ हाउ टू चूज अ गुड रिहैब इन पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसको बहुत सोच समझ कर चूज करना है आपने। इवन अगर आप पेशेंट नहीं है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, तो बहुत से रिहैब ऐसे हैं जो सिर्फ लॉक इन जेल्स हैं। बता नहीं सकती कि क्या क्या जुल्म देखे हैं मैंने इस जेल नुमा रिहैब्स में। तो इसलिए एक असली रिहैब, एक अच्छा रिहैब सेंटर चूज करना आपके लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेप होगा। तो अगर आपको एक अच्छा रिहैब चूज करना है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स चेक कर लें। नंबर 1, चेक इफ द रिहैब इज रजिस्टर्ड फ्रॉम ANF एंटी नार्कोटिक फोर्स और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या जो भी सूबे का हेल्थ कमीशन है उससे वो रजिस्टर हो। जैसे KPK हेल्थ कमीशन है, फेडरल हेल्थ केयर सिस्टम है, जो भी हेल्थ कमीशन है उससे वो रिहैब सेंटर रजिस्टर होना चाहिए या फिर ANF से इसका सबूत मांगे। नंबर 2, चेक फॉर लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट इन रिहैब। और वो लाइसेंस आप कैसे चेक कर सकते हैं? वहाँ मौजूद साइकियाट्रिस्ट की एजुकेशन MBBS प्लस FCPS इन साइकियाट्री होनी चाहिए और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एजुकेशन BA साइकोलॉजी प्लस MS क्लिनिकल साइकोलॉजी होनी चाहिए या एट लीस्ट एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होनी चाहिए ADCP। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अलावा अगर उसकी कोई भी डिग्री है तो वो थेरेपी के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये याद रखें, ये चेक जरूर करें कि वहाँ का साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही हो। साइकोलॉजी की ढेरों ढेर डोमेन है, कोई और साइकोलॉजिस्ट थेरेपी प्रोवाइड नहीं कर सकता। नंबर 3, पूछें क्या आप रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम देते हैं। नंबर 4, क्या फैमिली को इंक्लूड किया जाता है ट्रीटमेंट में। नंबर 5, मेडिसिन से मुतालिक कुछ बहुत अहम सवाल जरूर पूछें। मेडिसिन कौन सी दे रहे हैं आप? हेलोपेरिडोल या इस तरह की कोई फर्स्ट जनरेशन या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स तो नहीं दे रहे आप? अब ये याद रखना जरूरी है कि फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स आल्दो रियल मेडिसिन है, ये कोई फेक ड्रग नहीं है, पर ये बहुत इमरजेंसी और रेयर केस में यूज होती है। इस मेडिसिन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसे EPS यानी एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट कहते हैं, जो कुछ अनएथिकल ड्रग एडिक्शन सेंटर पेशेंट को पनिश करने के लिए देते हैं अगर वो बात ना माने या फिर पैसा बचाने के लिए, क्योंकि इस तरह की फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक सेकंड जनरेशन से बहुत ज्यादा सस्ती है। पर अच्छा रिहैब सेंटर सेकंड जनरेशन ही यूज करेगा क्योंकि उसको पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। साथ ये भी पूछें कि अगर पेशेंट को ड्रग एडिक्शन के अलावा कोई प्रॉब्लम्स हैं तो क्या डिप्रेशन, एंजाइटी या बाकी ड्रग्स के साथ वाले आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन दी जाती है या नहीं। इसके साथ ये भी पूछें कि इमरजेंसी के लिए 24/7 कोई डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। नंबर 5, कोशिश करें सिर्फ कोई ऐसा ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर चूज करें जो सेल्फ रेफर्ड क्लाइंट देता हो। वो पेशेंट जो अपनी मर्जी से इलाज कराने आते हैं वो सिर्फ उनका एडमिशन करता हो, ना कि उन लोगों का जो जबरदस्ती उठा के लाए जाते हैं। जब तक विल शामिल नहीं होगी रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सो चेकलिस्ट फॉर अ गुड रिहैब सेंटर: लाइसेंस्ड रिहैब। Number 2, licensed psychiatrist and clinical psychologist. Number 3, no or minimal atypical antipsychotics. Number 4, self-referred client admission. Number 5, relapse prevention plan plus family therapy. If I could suggest, मैंने सुना है कि विलिंग वेज रिहैब लाहौर एक ऐसा इदारा है जो सेल्फ रेफर्ड क्लाइंट लेता है, पर मैंने ना ही वो पर्सनली विजिट किया है ना ही कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू है ये। पर उस इदारे की मैंने कुछ फेलो रिहैब थेरेपिस्ट से तारीफ सुनी है कि उनकी अप्रोच बहुत एथिकल और प्रोफेशनल है। बाकी आप जाके खुद तसल्ली करें। या कोई और रिहैब अगर इस चेकलिस्ट को पूरा करता है या कम से कम 5 में से 3 पॉइंट्स पूरा करता है तो उससे चूज करें। आप चाहे रिहैब जाएं या खुद से नशा छोड़ें, सबसे पहला कदम है खुद को इंसान समझना। इंसान जो थक गया है लेकिन हार नहीं मान रहा। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू।
जिन लोगों ने अब फाइनली अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर लिया है। मुझे आप लोगों पे 100% एतमाद है कि आप इस जंग में कामयाब जरूर होंगे, पर पहले आप खुद पे एतमाद रखें। कमेंट में बताएं कि आप या फिर आपका कोई अपना रिकवरी के सफर में है, वो रिहैब गया है या खुद से फाइट कर रहा है। ये कमेंट्स में जरूर बताएं। अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें। क्या काम किया आपके लिए, क्या नहीं किया, क्या मुश्किल आई, क्या आसान था, अब क्या स्टेज है। आपको किसी अच्छे रिहैब सेंटर का पता है तो जरूर सजेस्ट करें। दोस्तों, जिंदगी को दोबारा जीतने का मौका है आपके पास, एंड आई नो यू ऑल आर हियर टू विन। ऑल दी वेरी बेस्ट। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ड्रग एडिक्शन सेंटर की कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस को एक्सपोज करेगी। मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो भी जरूर देखें। उससे आपको डराना मकसद नहीं है, लेकिन आपको हर किस्म की सच्चाई पता होना जरूरी है, ताकि आप अपने लिए बेहतरीन फैसला कर सकें। तब तक रखें बड़ीज अपने साथ साथ अपने आस पास वालों का भी ख्याल। अल्लाह निगहबान।